हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर वांट के इस प्लेटफॉर्म से फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कल शाम को मैंने हिस्ट्री का फुल सिलेबस लिखा रहा था आप लोगों के साथ, ठीक है। मगर कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उसी को आज हम लोग पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने हिस्ट्री सिलेबस पे आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को देख लिया था और मिडाइवल हिस्ट्री में 4 टॉपिक भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो अब 5वें टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए, यहाँ हमारा 5वां टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, ठीक है दोस्तों। तो मिडाइवल हिस्ट्री के 5वें टॉपिक में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और उसमें यह भी देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्या था, ठीक है। सल्तनत का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके प्रारंभिक सुल्तान कौन से थे, किनके सहयोग से इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी सारे तथ्य हैं उन सबको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंशों का नाम आता है, जिसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहला नाम आता है गुलाम वंश, ठीक है, या ममलुक वंश, ओके। इसमें दूसरे वंश का नाम आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश, ओके। तीसरा वंश तुगलक वंश, ठीक है दोस्तों। और अगला नाम आता है इसमें सैयद वंश, सैयद वंश, ओके दोस्तों। तैमूर लंग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। वह जब भारत आया था, भारत पे अटैक किया था, तो उस समय तुगलक वंश के जो शासक थे वो भाग करके गुजरात चले गए थे और तैमूर लंग ने काफ़ी लूट मचाई थी दिल्ली सल्तनत में, ओके। और जाते जाते समय खिज्र खान को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके चला गया और उसी खिज्र खान द्वारा कुछ दिनों बाद ही सैयद वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग टोटल जानकारी को देखेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश, ठीक है। और इसी लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक है, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य। तब तक आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, ओके। चलिए दोस्तों, हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा लंबा होता है मगर उसे पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। जब ये शुरुआत हो जाएगी ना तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम रहेगा स्वतंत्र
राज्यों की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग विजयनगर, बहमनी, एवं सरकी साम्राज्य के स्थापना के विषय में पढ़ेंगे और उनकी क्या महत्व रही है हमारे भारतीय इतिहास में, उसके विषय में भी जानेंगे। ओके, और एक और स्वतंत्र राज्य था मालवा। ठीक है, मालवा प्रदेश। ठीक है, इसके भी विषय में हम लोग देखेंगे। ओके, यानी हमारा छठा टॉपिक रहेगा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, और इसी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर, बहमनी एवं सरकी साम्राज्य। ठीक है, और इसके अलावा एक मालवा प्रदेश है जहां भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, जिस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक है, तो उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला एवं महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, जो मुगल वंश ने शासन किया हमारे भारत पे, ठीक है, उसके शासन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला मुगल साम्राज्य और दूसरा उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्चुअली मुगल साम्राज्य का जो एक शासक था औरंगजेब, जैसे ही 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है, वैसे ही मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ने लगती है और वो धीरे धीरे पतन के कगार की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, और वहां से जितने भी सुल्तान आते हैं, जितने भी शासक राज्य करते हैं भारत पे, उनकी दूरदर्शिता और जो प्रशासनिक क्षमता थी वो बेहद कमजोर थी, जिसके कारण वे टूटते हुए नींव को रोक नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन हो जाता है। ठीक है, इसे मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे से और रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां बीमारी के कारण 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहां पे मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ मुगल वंश जिसने हमारे भारत पे शासन किया था, उसके शासन को या उसके शासनकाल को हम भी यहाँ पे दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला मुगल साम्राज्य, और इसे स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग किन किन शासकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है दोस्तों, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके दोस्तों, औरंगजेब। यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन शासकों का नाम क्या है? तो पहला नाम है बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ओके, और इसी के जस्ट बाद, ठीक है, इसी के तुरंत बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, मुगल अफगान संघर्ष। मुगल अफगान संघर्ष। ओके, और इसी के अंतर्गत हम लोग शेर शाह सूरी एवं उसके द्वारा स्थापित सुर साम्राज्य के भी विषय में जानेंगे। ओके, तो आप लोग पहले इतना नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, यानी औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए उनके विषय में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं जितने भी सारे शासक हुए हैं इससे। इसमें पहला नाम आता है बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, या बहादुर शाह फर्स्ट। और इनका एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, शाह आलम प्रथम, शाह आलम फर्स्ट। ओके, इसके बाद हम लोग अगले शासक को देखेंगे जिसका नाम है जहांदर शाह, जहांदर शाह। ओके, इसके बाद सैयद बंधुओं द्वारा, जिसे शासक निर्माता के भी नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा फर्रुखसियर को सम्राट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि बहादुर शाह प्रथम को साहेब खब्बर कहा जाता है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जबकि फर्रुखसियर को घृणितकायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला शासक होता है रफ़ी उद दरजात। ठीक है, यह जहांदर शाह के ही भाई अजीम उस खान का बेटा था। इसके बाद अगला शासक बनता है नेकुसियर। ठीक है, जैसे ही रफ़ी उद दरजात की मृत्यु होती है उसके तुरंत बाद नेकुसियर द्वारा आगरा में अपने आप को स्वतंत्र कर मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ही अगले शासक को देखेंगे जिसका नाम है रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला। ओके दोस्तों, उसके बाद अगले शासक का नाम आता है मोहम्मद शाह। ठीक है, इसी को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल शासक बनता है अहमद शाह। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह के ही समय में मुगल साम्राज्य बहुत ही गरीबी अवस्था को पार कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी सोने चांदी आदि के बर्तन थे उन सबको बेचना पड़ा था। ठीक है, और अहमद शाह के बाद हम लोग देखेंगे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर प्रथम कहा जाता था। ठीक है, और अहमद शाह के बाद जो सुल्तान बनता है उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसे मैं मिटा देता हूँ, रंगीला बादशाह आप लोग लिख लीजिए, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए आलमगीर द्वितीय के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है
शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और उसके तुरंत बाद अगला मुगल बादशाह बनता है अकबर द्वितीय, ठीक है। इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है वह ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाती है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण में यहाँ से मुगल बादशाह कार्य करना आरंभ कर देते हैं, ओके। और अकबर द्वितीय के बाद अगला एवं अंतिम मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इसी को जफर के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहले आप लोग इतनी बातें नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए दोस्तों, इन सभी शासकों के विषय में हम लोग जानेंगे कि इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, इनकी क्या खास विशेषताएं रही है, ठीक है। इनके द्वारा किस प्रकार की संस्कृति को महत्व दिया गया, ठीक है। इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वह कैसा था, ये किस प्रकार भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। इन लोगों ने किस प्रकार कंपनी के शासन से या जितने भी यूरोपीय कंट्री थे उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष किया, ठीक है। उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल भी बताया था कि हम लोगों द्वारा चाहे एंसेंट इंडिया हो या मिडाइवल इंडिया हो या मॉडर्न इंडिया हो, ठीक है, उस वक्त हम लोगों द्वारा जितने शासक का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, जितने वंश या साम्राज्य के अध्ययन किए जाएंगे उन सभी में हम लोग स्थापत्य कला, सभ्यता, संस्कृति, शैक्षणिक गतिविधि या जितने भी आर्थिक गतिविधि है उसके विषय में हम लोग सेपरेट से अध्ययन न करके जिस शासक को जिस समय पढ़ेंगे उसी समय उसके द्वारा चलाई जाने वाली समस्त नीतियों का अध्ययन करेंगे, ओके। तो इसे मैं मिटा करके और आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के अंतर्गत हम लोग रामानुज, शंकराचार्य, तुलसीदास, ठीक है, और जितने भी दक्षिण भारत के नैनार और अलवार संत थे, ठीक है, जितने भी हमारे भारत के जो मध्य काल में भक्ति आंदोलन चला रहे थे या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पक्षधर थे, उन सभी के विषय में हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे नवीन स्वायत्त राज्यों की स्थापना, ठीक है दोस्तों। यानी जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगी थी, भारत के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और वहां पे एक स्वायत्त राज्य अर्थात स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। तो उसके विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत बंगाल, ठीक है, उस
चलिए दोस्तों, अब हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम लोग भी देख लेते हैं। इसका पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के नवाब। ठीक है, उसके बाद रहेगा यूरोपीय कंपनियों का क्षेत्रीय शासकों के साथ संघर्ष। शासकों के साथ संघर्ष। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध या आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में औपनिवेशिक नीतियां। ठीक है दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक नीतियां। ओके, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे इसी में जनजातीय विद्रोह या आंदोलन। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग इतनी नोट करिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा भारत में कंपनी का शासन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा विभिन्न अधिनियम। ठीक है, इतना ही लिख दे रहा हूँ। अर्थात इसके अंतर्गत हमारे भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या इंडियन रिफॉर्म्स एक्ट पारित किए गए हैं, ठीक है, उन सभी का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद जितने भी अधिनियम भारत में पारित हुए हैं 1947 ईस्वी तक, वहाँ तक हम लोग उन सारे एक्ट्स का अध्ययन करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें। ठीक है, विभिन्न संस्था एवं संगठन की स्थापना। संगठन की स्थापना, यह टॉपिक भी वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमेशा से यह क्वेश्चन पूछा जाते रहा है समाचार पत्र से, पुस्तकों से और संस्था एवं संगठन की स्थापना से। ठीक है, तो इसके विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिखा है इसमें नहीं, इसके पहले मैंने लिखा है 6-7 नंबर से पहले में। ठीक है, कि भारत में ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियाँ, ठीक है, उसी औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत हम लोग भारत में जितने भी शिक्षा के विकास संबंधी अधिनियम पारित किए गए हैं, ठीक है, आर्थिक विकास संबंधी अधिनियम पारित किए गए हैं, ठीक है, संवैधानिक विकास संबंधी अधिनियम पारित किए गए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग उसी में देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टॉपिक नहीं बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले आएंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है दोस्तों, यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, और किसी भी एग्जाम्स में सर्वाधिक क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित लगभग सभी प्रकार के टॉपिक को देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत कर देता हूँ, उसे लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे उस समय में इससे संबंधित जितने भी सारे पॉइंट बनते हैं उसे मैं लिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ केवल। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना थी उसके विषय में पढ़ेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट जो था उसके विषय में पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए एवं उन अधिवेशन में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग उग्रवादी यानी जो कांग्रेस थे हमारे, जिसके अंतर्गत नरम एवं उग्र दल थे, ठीक है, तो उनके विभाजन के विषय में पढ़ेंगे। और जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेतागण हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, इन सभी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें। उसके बाद से हम लोग स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन, आगे चल करके मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसके बाद से दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, 1916 ईस्वी का होम रूल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह चलाया जाता है, 1918 ईस्वी का खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है,
19 ईस्वी का रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसके साथ साथ जो खिलाफत आंदोलन चलता है उसके भी विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 1923 ईस्वी में स्वराज्य दल की स्थापना को पढ़ेंगे, ठीक है। 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में जो विश्व हिंदू महासभा का जो अधिवेशन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं, उसके भी विषय में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ओके। उसके बाद 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का जो गठन होता है उसके विषय में भी जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी द्वारा असंतुष्ट होकर के सभी ने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों की जो आयोजन हुआ था उसके विषय में भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो पुणे समझौता होता है उसको देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग जो ब्रिटिश सरकार द्वारा श्वेत पत्र की घोषणा की जाती है, ठीक है, श्वेत पत्र जारी किया जाता है, उसके विषय में देखेंगे। उसके द्वारा किस प्रकार से संवैधानिक विकास की दूरी तय की जाती है उसको देखेंगे। उसके बाद 1935 ईस्वी का जो हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और पुनः उससे इस्तीफा दे दिया जाता है मंत्रिमंडल से, ठीक है। और उसके बाद से जो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है उसको देखेंगे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया जाता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके हम लोग कैबिनेट मिशन और लार्ज माउंटबेटन योजना जो प्रस्तुत किया जाता है भारत में, और अंतिम रूप से इटली की घोषणा द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है, उन सभी गतिविधियों के विषय में हम लोग देखेंगे। और इन सारे घटनाक्रम से संबंधित जितने भी सारे हमारे भारतीय महत्वपूर्ण नेता है, जैसे भगत सिंह हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, आदि जितने भी क्रांतिकारी नेतागर थे उन सभी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल एक ही टॉपिक लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि बहुत सारे तथ्यों का खजाना है और इसको हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इतनी बातें नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस पे ध्यान दे लें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके दोस्तों, चलिए इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक रहेगा यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है, रेनेसा। यूरोप में पुनर्जागरण, ओके। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग सामंतवाद का पतन। सामंतवाद, इसका उदय एवं पतन दोनों देखेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सामंतवाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
पूंजीवाद का उदय। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा भौगोलिक खोज। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करते चलिए फटाफट, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक को देखेंगे हम लोग नवीन निरंकुश राज्यों का उदय। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इंग्लैंड में संसदीय शासन या संसदीय व्यवस्था के स्थापना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है दोस्तों, पहले फटाफट आप लोग इतनी बातें नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसके बाद हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है 30 वर्षीय युद्ध। 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा फ्रांस का प्रभुत्व। फ्रांस का प्रभुत्व यानी किस प्रकार से फ्रांस पूरे यूरोप में अपना लीडरशिप चलाता है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय। पूरे विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय। ठीक है दोस्तों, इसी को प्रबोधन युग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रबोधन युग। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा अमेरिकी क्रांति। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोगों का होगा अमेरिकी क्रांति। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, यह भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो पहले आप लोग फटाफट इतनी बातें नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा पश्चिमी यूरोप में उदारवाद एवं प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विकास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आप लोग नोट करते चलिएगा, आगे मैं इन टोटल बातों पे चर्चा करूँगा। ओके, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, ओके। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा जर्मनी का एकीकरण। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे अमेरिका में गृह युद्ध या अमेरिकी गृह युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतनी बातों को नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में या सदी में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद ओके दोस्तों, चलिए इतने नोट करिए। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा चीन तथा पश्चिमी शक्तियां। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा जापान एवं पश्चिमी शक्तियां। अर्थात जब एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था तो किस प्रकार पश्चिमी शक्तियों द्वारा चीन तथा जापान जैसे एशियाई देशों का द्वार भेदन किया गया, उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए लिखिए, लिखते चलिए आप लोग। लिखते चलिए, ज़्यादा नहीं बचा है अब। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा यूरोपीय शक्तियाँ एवं ऑटोमन अम्पायर। ठीक है, हम लोग सभी बातों को देखेंगे आगे कि ऑटोमन साम्राज्य क्या था। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे। ओके, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा जो बेहद महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, और पेरिस समझौता। प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस समझौता या पेरिस की संधि। ओके दोस्तों, नोट करिए इतने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में रूसी क्रांति। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, रूसी क्रांति। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे चीन में सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद। ओके, इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा एवं तुर्की का आधुनिकीकरण। ठीक है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे अब की बार BHU PET हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि तुर्की के आधुनिकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हुआ था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो इसे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा अरब में राष्ट्रवाद। ओके दोस्तों, चलिए इतनी बातें नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए इतनी बातें हो गई होगी। इसके बाद या यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे लिखा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रुक जाइए, यहाँ तक हो गया होगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और इसको मिटा दे रहा हूँ, इधर स्पेस मिलेगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक के रूप में 1929 से 1932 ईस्वी के बीच जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी। ठीक है, विश्व आर्थिक मंदी। ठीक है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी। ठीक है, न्यू डील पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद। ठीक है, इसी में मुसोलिनी के संपूर्ण जीवन परिचय को भी देखेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद अगला हम लोगों का टॉपिक रहेगा जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है, इसी फांसीवादी प्रवृत्ति से प्रभावित था हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना किया था। ठीक है, और फांसीवाद से भी लोकप्रिय हो गया था इसका नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा जापान में सैन्यवाद। ओके, और इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक होगा द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोगों का अंतिम एवं अगला टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, या सिर्फ लिख दे रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके अंतर्गत उसकी समस्त गतिविधियों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतनी बातें नोट करिए।
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतिम टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही हम लोगों का हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, कल का जो मैंने वीडियो डाला था शाम को, उसको और आज के वीडियो को मिला करके हमारा टोटल हिस्ट्री का सिलेबस पूर्ण हो जाता है। ओके, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, उसके अंतर्गत किन किन टॉपिक पे अधिक फोकस किया जाए। ठीक है, तो वे सभी जानना आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, और जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि यदि इन सभी टॉपिक से संबंधित जो मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को लेक्चर दूंगा, ठीक है, तो उसका यदि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, या उसका जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उसका यदि आप लोगों को डेली एक्सरसाइज चाहिए, तो उसको आप लोग careerwanted.com साइट के माध्यम से गूगल पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग इस हिस्ट्री के टोटल सब्जेक्ट को लिख करके और उसे याद कर लीजिएगा। याद कर लेने से बहुत ही अच्छा रहता है कि हम लोगों को कौन कौन सी बातें पढ़नी है, वह डेली ध्यान में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का टोटल सिलेबस लिखा दिया। ठीक है, और कल से हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक पे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसका टोटल सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और शाम को मैं पॉलिटी का बैच लाऊंगा और उसमें भी आज मैं सिलेबस लिखा दूंगा और कल से उसका भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।